मुझे नहीं लगता कि इस रूम में किसी को नितिन गडकरी कौन है ये पहचान कराने की ज़रूरत है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बेसिक कर्टसी के रूप में नितिन गडकरी वो मंत्री है, मेरे ख्याल से भारत में ये रिकॉर्ड होगा कि लगातार 10 साल एक पोर्टफोलियो अपने साथ अपने काम के वजह से रखने में जो कामयाब रहे हैं वो नितिन गडकरी है। 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा नए रोड्स आपने बनवाए हुए हैं। आपका रिकॉर्ड कहता है कि 90,000 किलोमीटर आपने एक्सपांड किया हुआ है पूरा ये। आप किस तरीके से आपकी जो ये आपका काम है, आपका पोर्टफोलियो पे आपने जिस तरीके से काम किया, आप किस तरीके से उसको देखते हैं? छोटा सा सुधार कर देता हूँ, मैंने 75,000 किलोमीटर से ज़्यादा रोड 11 साल में बनाया है। तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जब मतलब 2 महीने पहले हम बात करते हैं तब कुछ और आंकड़े होते हैं, 2 महीने के बाद कुछ और आंकड़े आ जाते हैं। 3 पार्ट है। एक स्टेट पीडब्ल्यूडी एनएच होता है, एक डिवीजन होता है जो मिनिस्ट्री की ओर से काम होता है, एक एनएचआई करती है और एक एनएचआई डीसीएल करता है। तो ये तीनों का अभी करीब नॉर्थ ईस्ट में हम 4 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, यानी आसाम और इसमें। जम्मू कश्मीर में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये अलग अलग काम जो है, कुछ पूरे हुए हैं, कुछ प्रोसेस है अभी अधूरे हैं, कुछ डीपीआर बन रहे हैं और कुछ के टेंडर हुए हैं, लेकिन और कुछ प्लानिंग में है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, अब रोड की बात तो सबको पता है। अब हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा काम कर रहे हैं और उसके लिए 360 हम रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे के प्रपोजल पर काम कर रहे हैं। 5-7 अभी तुरंत 1-2 महीने में शुरू भी होंगे। और अब जो काम कर रहे हैं कि पहला पायलट प्रोजेक्ट हमने अभी नागपुर में लिया है कि मैं जो बस है वो 18 मीटर की है और फ्लैश चार्जिंग सिस्टम है, यानी बस खड़ी होगी और 20 सेकंड में वो 40 किलोमीटर के लिए चार्ज होगी और 18 मीटर उसकी लेंथ है और 135 लोग बैठेंगे। उसमें टीवी होगा और बस में जैसे हवाई जहाज़ में एयर होस्टेस होती है वैसे बस होस्टेस होगी, चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो अब हम लोग ये ट्रांसपोर्ट बड़े प्रमाण पर दिल्ली से जयपुर इस पर भी अध्ययन कर रहे हैं। धौला कुआं से मानेसर बहुत ट्रैफिक जाम होता है, ऊपर के ऊपर स्काई बस की टेक्नोलॉजी हमारे पास आई, उस पर अध्ययन करके वो भी कर रहे हैं। तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी हम कर रहे हैं। लॉजिस्टिक पार्क हमने काफ़ी बनाए, मल्टी मॉडल हब बनाए। अभी जो बस स्टेशन है स्टेट ट्रांसपोर्ट के, वो बस स्टेशन को अभी कटरा में हम 1200 करोड़ रुपए खर्चा करके मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं, जहाँ हेलीकॉप्टर भी होगा, जहाँ रेलवे स्टेशन भी इसमें है, रोड भी है और दिल्ली कटरा हाईवे से डायरेक्ट वेस्टर्न रेलवे पर जुड़ेगा। तो अब बाकी भी कामों को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। सर, ये सब तो फ्यूचर की बातें हो गई, लेकिन हाल ही में आपने पार्लियामेंट में जब आपको सवाल पूछा, आपने उस जवाब में कहा कि 44% हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो डीले चल रही है। ये भी तो रियलिटी है आज की स्थिति में। उसका कारण क्या है और लोग इसको किस तरीके से देखें? क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भाई हम इतना बड़ा हब बनाएंगे, इस तरीके की बसेस होंगी, और दूसरी तरफ आपके प्रोजेक्ट्स 44% प्रोजेक्ट्स आपके ऐसे जो डीले में चल रही है। तो पहला थोड़ा बात आपके सुधार देता हूँ, मैं कोई भविष्य की घोषणा नहीं कर रहा हूँ। आसाम में ब्रह्मपुत्रा में जोगी डोपा करके मल्टी मॉडल हब बन गया, इनॉग्रेशन के लिए आया। ये जो कटरा का है उसका काम अभी टेंडर अवार्ड हो गया, वो भी काम शुरू हो गया। ऐसे देश में अनेक लॉजिस्टिक पार्क ऑलरेडी शुरू हो गए। रोपवे में केदारनाथ में अभी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेंगे, वर्ल्ड की सबसे डिफिकल्ट रोपवे वहाँ बना रहे हैं। तो ये ऑलरेडी काम जो है वो शुरू हो गई। ये तो अभी बड़े प्रमाण पर 6-8 महीने में आपको उसको और देखने के लिए मिलेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने पूछी कि रोड के वर्क डिले होते हैं, बेसिकली डिले इसलिए होती है कि लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम्स हैं, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के का प्रॉब्लम होते हैं, और जो लैंड एक्विजिशन है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस के प्रॉब्लम्स होते हैं, रेलवे के लिए कुछ होते हैं, कुछ लाइन शिफ्टिंग पड़ती है पावर की, तो ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। कभी कॉन्ट्रैक्टर फेल हो रहे हैं। हमारा समस्या ये कि 40% 38% बिलो जाके कॉन्ट्रैक्टर काम लेते हैं, वो टेंडर प्रोसेस ई टेंडर है, तो उसके कारण फिर कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर पाते, बैंकों के कारण फिर प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी दिक्कतें आई है, पर दिक्कतों पर हमने मात किया है।
अभी मैं ये 40% काम जो है वो टाइम से थोड़ा डिले चल रहे हैं, इसमें से तो 2-4-6 महीने में अनेक काम पूरे भी होंगे। पर मैं जब मंत्री बना तब 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के बंद पड़े थे 2014 में, और हमने 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट किए, और हिंदुस्तान की बैंकों को हमने 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया, और वो प्रोजेक्ट फिर से चालू कराए, और वो फिर से बैंकों को भी पैसे मिले, जो अकाउंट एनपीए थे वो नहीं हुए, और प्रोजेक्ट भी पूरे हुए। थोड़ा सा मुझे चुनाव पर आना पड़ेगा सर, क्योंकि आप इस बार आपका रिकॉर्ड ये रहा है कि जब लोकसभा चुनाव में आपके इलाके में बीजेपी जहां पर बाकी सब जगह पे हार रही थी, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जीत पाए, और बड़े अच्छी मार्जिन से आपने जीता वहां पर। मैंने आपका चुनाव प्रचार कवर किया हुआ है। आप हमेशा, आपका एक डायलॉग बड़ा फेमस है कि जो करेगा जात की बात उसको दूंगा मैं एक लात। दूसरा आपका ये हमेशा रहा है कि आपने कहा है कि मैं अपने काम पर जीतूंगा, मैं अपने काम के बारे में बात करूंगा, बाकी सारी बातें नहीं करूंगा। ये तो आपका चुनावी मॉडल हो गया। लेकिन आज की स्थिति में हम जो चुनाव मॉडल देख रहे हैं वो इस तरीके से देख रहे हैं कि पैसे बांटो और चुनाव जीतो, सरकारी तिजोरी से पैसे डालो और चुनाव जीतो। आप फ्रीबीज के हमेशा खिलाफ रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी तो ये चेंज शुरू हो गया है, कोई भी राज्य का चुनाव आएगा आपको दिखाई देगा कि फ्रीबीज बांटा जाएगा। अभी तो हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी घोषणा कर दी कि 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे। एक नया मॉडल डेवलप हुआ है मध्य प्रदेश के बाद। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कभी आपको नहीं लगा कि इस तरीके की घोषणाएं करनी चाहिए, आसान होगा चुनाव जीतना? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि कोई भी लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्यों में हम जनता का बेनिफिट, इकोनॉमी डेवलप करें, ग्रोथ रेट को बढ़ाएं, एग्रीकल्चर रेट बढ़ाएं, विकास दर बढ़ाएं, हम लोगों को अच्छी फैसिलिटी दें, हम अच्छे मार्केट्स बनाएं, अच्छे रोड बनाएं, अच्छे एयरपोर्ट बनाएं, अच्छे रेलवे स्टेशन बनाएं, ताकि उनका लाइफ सस्टेनेबल हो, हम देश को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाएं। और जब ये सब करते तो उसका अल्टीमेट फ़ायदा देश के लोगों को मिलता ही है। देने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे अभी भूटान के प्रधानमंत्री जी ने यूनो में डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की बात की थी। तो एक्चुअली डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स ने क्या है कि सबके बच्चों को अच्छी स्कूल मिलनी चाहिए, गांव में रोड होना चाहिए, 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, शुद्ध स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, गैस और बाकी पेट्रोल डीजल जो फ्यूल की कीमतें रिजनेबल होनी चाहिए, और ये सब छोटी छोटी बातों से सुखांक बढ़ता है। तो अल्टीमेटली हम लोकतंत्र में आए हैं, वो लोगों का भला करने के लिए आए हैं। पर अब स्वाभाविक रूप से क्या होता है कि एक पार्टी ये पॉलिटिक्स शुरू कर देती है, ये बांटो वो बांटो, फिर दूसरी करती, फिर तीसरी करती। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि सभी कर देते हैं। अब ये सबने मिलकर सोचना होगा कि भाई हम काम पे ऊपर जनता के हितों की रक्षा करके हम चुनाव जीते, कि हम घर बैठे उनको पैसे मनी ऑर्डर भेजते जाएंगे और उसके आधार पर जीते। ये जो आज बेनिफिट सब दे रहे हैं, क्योंकि देना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की अपेक्षा बढ़ रही है। इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक, लोगों को सोचना होगा कि हमको इमीडिएट बेनिफिट के बजाय लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो हमारा है, जिसमें हमारा बेनिफिट है, हमारे शहर का बेनिफिट है, हमारे राज्य का बेनिफिट है, हमारे देश का, हमारे समाज का बेनिफिट है, उसको ले हम वोट देंगे। अब लोगों को छोटे छोटी बातों पर, जब कोई इडली पात्र बांटता है, कोई मिक्सी बांटता है, तो लोग वोट देते हैं। इसलिए लोग जब अपनी व्यूज़ को बदलेंगे तो सुधार होगा। और दूसरी बात मुझे लगती है कि ये जब लोगों में सुधार होगा तो पॉलिटिकल पार्टी में सुधार हो जाता है। देखो, आप कौन सा कार्यक्रम, आप मुझे राजनीति में सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं नहीं चाहता आप पूछे मुझे, और मैंने बायोफ्यूल पे पूछे, आप क्यों पूछते हो? क्योंकि तुमको टीआरपी उस पर मिलती ना। कि राजनीतिक सवाल पूछोगे तो जरा इसने क्या क्या, उसने क्या क्या, धकाना क्या कहा, नितिन जी, मैं लगा दो झगड़ा उनमें। नितिन जी, मैं इसको ना थोड़ा अलग तरीके से, मेरा पूरा नहीं सुन रहे। नहीं, मैं इसको ना थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। देखिए, आप सरकार में हैं, आप केंद्रीय मंत्री है, आपको इतना बड़ा अनुभव है। जब किसी भी केंद्र हो या राज्य हो, जब इस तरीके के फ्रीबीज बांटे जाते हैं तो उसका असर आपकी मिनिस्ट्री पर भी पड़ता है कहीं ना कहीं। जो इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हैं उस पर उसका असर पड़ सकता है, जो जिसके लिए सरकार को खर्चा करना चाहिए उस पर उसका असर पड़ सकता है। इसके लिए सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह राजनीतिक सवाल नहीं है, ये तो पूरा स्टेट की खजाने को लेकर, स्टेट की ट्रेजरी को लेकर या केंद्र की ट्रेजरी को लेकर उसका सवाल है, सरकार की ट्रेजरी को लेकर इसका सवाल है। तो इसीलिए सवाल बहुत अहमियत बन जाता है कि भाई आखिरकार इसी तरीके से चुनाव जीता जाएगा या कुछ और भी सोचा जाएगा कभी?
देखो अब तो ये सस्टेनेबल मॉडल बन गया ना कि 2,000 रुपए महिलाओं को दो और चुनाव जीत जाओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके भी चुनाव जीता जा सकता है। मैं भी 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप थे। मैं लोगों को बोलता था मैं ये करूँगा, ये मैं नहीं करूँगा, और मैं कहता था कि जिसको अच्छा लगे वो मुझे वोट दे, नहीं लगे ना दे, जो देगा उसका भी काम करूँगा, नहीं देगा उसका भी काम करूँगा। मुझे लगता है कि शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। तो राजनीति में लॉन्ग टर्म पर जनता के हित में, समाज के हित में और देश के हित में पॉलिसी इंप्लीमेंट करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना ये बिल्कुल ठीक बात है। पर छोटी छोटी बातों में क्या होता है कि जब अब कंपटीशन होती है, आप अन्यथा मत लीजिए, पर टीवी चैनल में कंपटीशन है। अब तुमने नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, भविष्य के पीढ़ी को दिशा देने के बजाय, कि ये करने के बजाय तुम कोई कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू करेंगे तो उसमें लोगों को फायदा होता है। तो तुमको लगता है कि अपना झंडा ऊपर लेना है तो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर। सर फ्रीबीज पे सवाल पूछने में कौन सी कंट्रोवर्सी है? सर नहीं, कंट्रोवर्सी उस पर नहीं है, फिर मैं पब्लिक चॉइस बताता हूँ। अब हमको भी लगता है कि भाई ये केजरीवाल बोलता है 1,000 तो हम 1,500 देंगे, वो 1,500 देंगे बोलता है तो वो 2,500 देगा। तो ये क्या होता है कि एक पार्टी करके नहीं, जनता का मैंने संदेश क्या है, जिसका माल मिलता है उसका रख लो, और वोट देना है उसको सोच कर दो। ये आप लोगों का एजुकेशन कराइए मीडिया के माध्यम से। नहीं तो जरूरी है, बिल्कुल करिए। आज की स्थिति में तो ये जब लोगों को, हमको पता चलेगा कि ये बांटने से चुनाव जीता नहीं जाता तो हम सुधर जाएंगे। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों है कि आज की स्थिति में पॉलिटिकल पार्टीज या किसी भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के सामने कोई ऐसा रास्ता नहीं रह गया है कि जैसे खास करके हमने महाराष्ट्र की बात करेंगे तो लोकसभा में जिस तरीके से डिबैकल हो गया, उसके बाद अगर चुनाव जीतना है तो भाई 1,500 रुपया आप महिलाओं को दे दो, आसान रहेगा जीतने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बन गया था, तेलंगाना में ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बन गया था, कर्नाटक में ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बन गया था। इसी के आधार पर चुनाव जीता जा सकता है, ये सोच की वजह से ही ये हो रहा है। अगर आप चुनाव को देख रहे होते तो क्या आप कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहता ना पॉलिटिकल पार्टी हारने की, तो आप ये रिस्क उठाते कि नहीं भाई हम पैसे नहीं बांटेंगे? देखिए इस सबका मेन इंपॉर्टेंट क्रश क्या है, इस देश की जनता विकास के लिए समझदारी के साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जिसमें समाज का, देश का हित है, उसके आधार पर जब मत अपना देना शुरू करेगी तो पॉलिटिकल पार्टी सुधर जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक कमेटी बननी चाहिए, आरबीआई गवर्नर हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, और इसके बारे में एक बार फैसला हो जाना चाहिए। पिछली बार दिल्ली हाई कोर्ट ने झाड़ दिया था आपकी सरकार को, दिल्ली के, कि भाई इस तरीके से आप फ्रीबीज नहीं बांट सकते। ये पिक एंड चूज हो रहा है, आपको नहीं लगता कि ये कमेटी अब बन जानी चाहिए? एक बार इसका फैसला हो जाना चाहिए कि इसी तरीके से चुनाव जीतने। देखिए मैं आपको एक साफ बात बताऊं, ठीक, सबसे बड़ा बदल होता है वो जनता करती है। जनता के सोच में जब एक बार बदल होता है तो मुझे लगता है उसके लिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल वोटर, ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और लोकतंत्र 4 स्तंभों पर खड़ा है, उसमें से एक जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव विंग है, मीडिया है और लेजिस्लेटिव विंग है। और संविधान ने सबके अधिकार, कर्तव्य और मर्यादाएं, जिम्मेदारियां डिफाइन की है। ये आइडियल स्टेज है, पर अल्टीमेटली जो लोग सरकार चुनकर देते हैं वो लोगों में जब क्वालिटेटिव चेंज हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको अभी यहाँ बोलूँगा नहीं, पर मेरे चुनाव का आप एक बार स्टडी करिए। मैंने बहुत सी चीज़ें जो लोग चुनाव में करते वो नहीं की, जैसे वो नहीं बताऊंगा, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। मैंने कहा मुझे नहीं करना है, तुमको देना हो तो दो, नहीं करना है। आप मेरा चुनाव बारीकी से अध्ययन करिए, नहीं किया। देखो मैं अब इस मत पर आया हूं कि मैं अपने कन्विक्शन की रिजिडिटी को कायम रखूंगा। जनता को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैंने ये भी कह दिया कि आदमी चुन के नहीं आता तो मरता है क्या मैंने नंबर चुनकर आने का थोड़ी लिया? आज की स्थिति में जैसे चुनाव लड़े जाते हैं तो ऐसे ही लगता है कि अगर नहीं जीत कराएंगे तो मर ही जाएंगे। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सभाएं हुई और इतने लोग नाराज हुए कि मैं वहाँ गया नहीं। मैं पूरे भाषणों में किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता था, किसी के ऊपर कोई लांछन नहीं करता था। मैं बोलता था 10-12 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में ये किया है, ये करने से ये फ़ायदा होगा। आप ताज्जुब करोगे, आप मेरा रिपोर्ट एक बार ले लेना, फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल एंगल्स, कास्ट, रिलीजन, मैं पूरे महाराष्ट्र के कोनों तो घुमाऊँ, ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स। दूसरा मैंने पार्टी को कहा कि भाई एक काम करो, मेरी सभा में 200 लोग 500 लोग आए तो भी चलेगा,
बसेस नहीं लगाना, कार का किराया नहीं देना। और मेरा अनुभव था, मैं ऐसी सभाओं में होती थी कि 25-25 हजार लोग बैठे थे, टाचनी का भी आवाज़ नहीं आता। आपको खर्चा बहुत कम आता होगा मेरे ख्याल से, इसको आपको चुनाव लड़ने में। नहीं, चुनाव में देखो, चुनाव में आज की स्थिति में तो ऐसा है कि मैं एक बात में केवल करता था, भाई खाओ पियो और आनंद लो चुनाव में। तुमको 4 स्वीट खाना है तो 4 खाओ, पर स्वीट तक ही मर्यादा होगी, बाकी नहीं कुछ मिलेगा। ये नहीं करना है मुझे। देखिए, मुझे लगता है कि लोग जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स के ऊपर उठकर क्वालिटी को और अच्छाई को पसंद करते हैं। केवल हमें पेशेंस रखकर इस बात को करना होगा। आज भी देखो, जिसकी क्वालिटी है, अब कोई ऐसे डॉक्टर है जो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, उसका लाइन लगा के होते हैं। हमारे यहाँ गली में रेस्टोरेंट होता है, पार्किंग में नहीं है, उसके यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं, लोग जाते हैं। और जो इंटीरियर बना के एयर कंडीशन बनाता है, रेस्टोरेंट खाली पड़ा रहता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। मुझे याद है हमारे यहाँ दत्तोपंत ठेंगड़ी जी वो कहते थे कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट इज नेक्स्ट इलेक्शन, एवरी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्मर थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी, और हर एमएलए और एमपी और पार्टी बोलती 5 साल का सोचती है। तो कभी ना कभी हमको सेंचुरी टू सेंचुरी सोचकर देश के और समाज के हित में ये निर्णय करके आगे जाना होगा। पर इसके लिए जनता का सपोर्ट चाहिए, और इसलिए जनता को एजुकेट करना, जिम्मेदार बनाना, इससे फायदा होगा। सर, आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन रनिंग मशीनरी बन गई है, ऐसा कहा जाता है। जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ में सारे चीज़ों को इस्तेमाल करके, मतलब महाराष्ट्र में तो इसकी ओपनली बात की गई, ये कहा गया कि साम दाम दंडभेद हर चीज़ का इस्तेमाल करिए, लेकिन ये चुनाव हमें जीतना है। ऐसे में आपका ये अप्रोच इंडिविजुअल अप्रोच है या एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के तौर पर हमें इसके देखना? अरे भाई, बीजेपी तो इसी के ऊपर खड़ी है ना। आज जो बीजेपी खड़ी है वो दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने अपनी जिंदगी इस देश के लिए और पार्टी के लिए उसके ऊपर खड़ी है। आज हम शिखर पर दिख रहे हैं, पर मुझे जब मालूम है कि जब हमारे यहाँ हमारी स्थिति बिल्कुल खराब थी, प्रतिकूल थी, हमारे साथ कोई नहीं था, पब्लिक सपोर्ट नहीं था, तब इन लोगों ने विचारों के आधार पर संघर्ष करके उन्होंने इस पार्टी को। तो फिर साम दाम दंडभेद की बात होती क्यों है आज की स्थिति में? किसने कहा आपको? नहीं, ये तो पब्लिकली कहा गया जब बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग देखो, हुई। एक बात बताता हूं जी, आजकल लोग भी ये मानते हैं कि लव एंड चुनाव एवरीथिंग इज फेयर। ऐसा बोलते हैं लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ। चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, लड़ाई जीतने के लिए लड़ी जाती है। तो कभी ना कभी चुनाव में सब लोग अपनी ताकत लगाते हैं। देखो, तुमने तुम्हारी टीआरपी बढ़ाना ये तुम्हारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, और मैनेजमेंट नहीं तो तुमको रखेगी नहीं यहाँ। वैसे हम चुनाव जीतेंगे इसलिए तुमने मुझे एजेंडा में बुलाया। जिस दिन मैं एमपी हार जाऊंगा और मंत्री नहीं रहूंगा, तुम्हारे उस लाइन में भी तुम मुझे बुलाओगे नहीं सर, आज की स्थिति वो क्या होता है आज की स्थिति में, ये तो मुझे आपकी पार्टी को देखकर भी सोचना होगा। देखिए, नितिन गडकरी लोकसभा चुनाव में तो स्टार प्रचारक उस तरीके से नहीं थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में जैसे ही बीजेपी हार गई, 72 से आपकी रैलीज करवाई गई। आपको कहा गया कि भाई पूरे महाराष्ट्र में घूमी, हमें नितिन गडकरी की जरूरत है। अचानक हमने देखा कि जब एक ही नेता के नाम पर पूरा प्रचार किया जाता है, महाराष्ट्र में 10-12 फोटोज लगाए गए थे। तो ये भी तो फर्क होता है। फिर मीडिया की क्या बात है भाई? पॉलिटिकल पार्टी, आपकी पार्टी भी तो इसी तरीके से सोचती है। नितिन गडकरी असेंबली चुनाव के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि नितिन गडकरी अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो वोट पड़ेंगे। इसके लिए आपको बोला जाता है कि भाई पूरे महाराष्ट्र में जाइए, 72 रैलीज करिए। आपने तो सबसे ज्यादा रैलीज की है। मैंने लोकसभा में भी पूरा प्रचार किया, सब राज्यों में किया। ये जो आज नंबर बताइए, लोकसभा में कितनी की, विधानसभा में? लोकसभा में 90 तक सब पूजा किया। अभी आपको आज ही अभी मैं आ रहा था, ये हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यू मिनिस्टर जो अपने राजा साहब के पुत्र है, अभी आए थे। वो मुझे कंगना वहाँ से चुनाव जीती, वो आए, सब काम हो गए, और धीरे से मुझे बोले, सर अगर आप इस बार नहीं आते तो मैं आपके साथ पार्लियामेंट में होता। आप मेरे आए और मेरा नुकसान हो। कंगना जी ने मुझे 3 बार फ़ोन किया। फिर मैं 2 सभाएं की, फिर वापस जा रहा था, तो हमारे जयराम जी और कंगना जी ने कहा और एक सभा आप कैसा करिए, मैं जीतूंगी। मैं फिर रुका। तो ऐसा नहीं, देखो, और दूसरी फोटो लगाने की बात मैं आपको बताता हूँ। मुझे बहुत लोग बोलते हैं मेरा फोटो नहीं लगाया, मेरा ये नहीं लगाया। अरे मतलब जब तक तुम्हारा फोटो लगा के फायदा होगा तो लोग लगाएंगे, नहीं होता इसलिए नहीं लगा रहे। मैं ये फालतू बातों में ध्यान नहीं देता। मैं गले में किसी का हार नहीं डालता, अपना बायोडाटा मैंने तैयार नहीं किया, और किसी को अपने नाम से टाला पीटने के लिए नहीं कहता।
इफ आई डिजर्व फॉर इट आई विल गेट इट। नहीं, मेरा सवाल तो कुछ और था सर। लोकसभा में जिस तरीके से बीजेपी हारी, उसके बाद उनको समझ में आया कि नितिन गडकरी को महाराष्ट्र में नहीं घुमाएंगे तो शायद मुश्किल हो जाएगी। देखिए, लोकसभा में 72 रैलीज आपने की। लोकसभा में मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, तो नेचुरली मैं उस समय बाहर नहीं जा पाया। फिर उसके बाकी सभा के लिए मैं गया, सब मध्य प्रदेश में गया, बिहार में गया। आखिर गिरिराज जी को एक दिन तो मैं कहाँ से, तो वो बंगलोर कर्नाटक से उड़कर वहाँ गया बिहार में। वो बोले तुम आओ और ये पुल होना चाहिए। पर आपको रैलीज में बुलाते क्यों है? ना आप बटेंगे तो कटेंगे कहते हैं, ना आप एक है तो सेफ है कहते हैं। बाकी आप तो बस ये कहेंगे मैंने इतने रोड बांध दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वो कर दिया, फिर भी आपको रैलीज में बुलाते हैं। ये भी भाषण चलते हैं। देखिए, किसने क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, लोगों ने क्या सिलेक्ट करा, अल्टीमेटली माँ बाप सब जनता है। मेरी अपनी कुछ सोचने की एक पद्धत है, सबकी है। ये बातों में भी दम है, उन्होंने जो कही वो अल्टीमेटली लोगों को चॉइस करना है। एवरीथिंग जो आती है वो जनता के साथ आती है, और जनता बोलेगी कि हमको शास्त्रीय संगीत पसंद है तो पूरे शास्त्रीय संगीत के लाखों गायक होंगे। अब जनता बोलेगी पॉप संगीत चाहिए तो गली गली में वो शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली चॉइस इज विद द पीपल, और लोगों की चॉइस को गुणात्मक रूप से सुधारना, ये तो जब नेता का काम है लोकतंत्र में होता है तो लोकतंत्र क्वालिटेटिव बन जाता है। ये तो नेता का काम है ना कि उनका गुणात्मक रूप से सुधार देना। ये तो नेता का काम सब भारतीय जनता पार्टी तो आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, हम यही कोशिश करते हैं। सर, हम दिल्ली में है, पार्लियामेंट चल रहा है। आज तो संविधान का डिबेट भी शुरू हो चुका है। संविधान पर आज 13 और 14 तारीख को लोकसभा में चर्चा होगी, उसके बाद राज्यसभा में 16 और 17 को चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले के हम दिन देख रहे हैं तो पार्लियामेंट चल ही नहीं पा रहा है। सोरोस और अडानी के अलावा कुछ बातें ही नहीं हो रही है। आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अपोजिशन को जितना मौका मिलना चाहिए एक सत्ताधारी पार्टी के रूप में, उतना मौका दिया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि इसमें अपोजिशन की गलती है या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की गलती है या थोड़ी सत्ता पार्टी की गलती है कि भाई थोड़ा सा एकोमोडेट करने में दिक्कतें हो रही? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र में। वो चेयर ही ऐसी है, वहाँ जो जाके बैठता वैसे बिहेव करता है। तुम लोग भी बड़े, अच्छा तुम मैं बोलोगे तुमको, मुझे हमने बुला और हमको ही बैंड बजा रहा है हमको। अभी हम लोग अगर अच्छी बात करते असेंबली में तो मुझे मुंबई में मैं था, अपोजिशन में दम नहीं है, कुछ मज़ा नहीं आ रही। अच्छा, आपको कंस्ट्रक्टिव बात करें तो फिर धिंगाना करेंगे, सभापति के नाम पर चढ़ेंगे तो तुरंत लोकतंत्र में ऐसा करना शोभा नहीं देता, तुम्हारा एडिटोरियल आ जाएगा। अब करना तो क्या करना, दोनों बाजू से बैंड बजता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा लोकतंत्र में लोकसभा विधानसभा चर्चा के लिए है। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुझे याद है मैं विरोधी पक्ष का नेता था और मैं घाटकोपर के एक ब्रिज के उद्घाटन के लिए अटल जी को मैंने बुलाया था। उस समय पूरी विधानसभा 2-3 दिनों से बंद थी और रोज ढिंगाना चल रहा था। तो वाजपेयी जी ने मुझे कहा, नितिन क्या ये सब न करते हुए अपनी बात को कहकर लोगों तक पहुंचाया नहीं जा सकता अपनी मर्यादा में? ऐसा क्यों करते हो? अब ये उनका उदाहरण था कि उनकी शालीनता, नम्रता, सहजता, क्या वो प्रखर टीका टिप्पणी नहीं करते थे? क्या उन्हें सरकार को अड़चन में नहीं लाया? मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी ने ये सोचना चाहिए कि अलग अलग माध्यम से चर्चा उपस्थित करनी चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन पहले से मैं आपको इनविटेशन दे रहा हूं कि 1 साल के बाद आपको एजेंडा आज तक में आना है, और उससे पहले हमारे यहाँ पर आपको अगले साल भर में आपका एजेंडा क्या होगा वो आपको लिखना है। तो वो चीज़ प्रेजेंट की जाए और उसके बाद उस पर हम लोग लिखेंगे कि अगले 1 साल पे आपका एजेंडा क्या होगा। वो पोडियम पे आपको जाके लिखना होगा सर। यहाँ पर